नमस्कार साथियों, पुनः एक नए टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हूँ। आज का जो टॉपिक है वह वस्तुतः सभी खेल प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों के प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाला टॉपिक है। वस्तुतः हम लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि जब हम लोग किसी टूर्नामेंट की तैयारी करते हैं, साल भर की तैयारी का एक अंतिम दिन होता है जिसे प्रतियोगिता के दिन कहा जाता है। बड़ा एक की पॉइंट होता है कि अगर हमने साल भर अपनी टीम को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराया, प्रैक्टिस मैचेस के अंदर हमारी टीम कभी नहीं हारी, अभ्यास के दौरान हमारे खिलाड़ियों ने सदैव सर्वश्रेष्ठ किया, लेकिन उसकी प्रदर्शन का आकलन कब किया जाएगा? जिस दिन प्रतियोगिता होगी। यूसेन बोल्ट के प्रैक्टिस सेशंस को कभी किसी ने डिटरमाइन नहीं किया। हो सकता है उसने प्रैक्टिस सेशंस के अंदर कभी 9.10, 9.20 इस तरह का भी समय निकाला हो, लेकिन जिस दिन एक प्रतियोगिता विशेष में उसने 9.59, 9.58 का स्कोर किया तो वह वर्ल्ड रिकॉर्ड कहलाया। तो हमें यह ध्यान रखना है कि साल भर हमारा खिलाड़ी कितना ही सतत अभ्यास करे, कितनी ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे, लेकिन अगर प्रतियोगिता के दिन उसकी प्रदर्शन, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं आती है तो हमारी साल भर की मेहनत बेकार हो जाती है। इसलिए आज हम लोग एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। प्रतियोगिता या एक उच्च स्तरीय मैच। देखिए, आज की डेट में मैं इसे प्रतियोगिता इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि प्रतियोगिता का मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई वर्ल्ड कप कोई हो, लेकिन अगर वर्ल्ड कप की भी बात करूं तो वर्ल्ड कप तक, फाइनल तक पहुंचने के लिए हमें उससे पहले प्रत्येक मैच को एक फाइनल की तरह खेलना होता है। ये आज की डेट में बहुत सारे प्रो सेशन शुरू हो गए हैं, प्रोफेशनल लीग शुरू हो गई है, वहां प्रत्येक मैच एक फाइनल की तरह ही खेला जाता है। इसलिए हम लोग आज के इस प्रोफेशनल जमाने में ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आज का मैच इजी है और कल का मैच टफ है। एवरी मैच टेक्स लाइक ए फाइनल प्लेस। प्रत्येक मैच हमारे लिए उतना ही जटिल रहेगा जैसा कि शुरुआत से लेके अंतिम का सभी मैचों का रोल वही रहेगा। अब जब सभी मैच एक फाइनल की तरह खेले जाएंगे, उस वक्त एक कोच की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उस मैच के लिए मान लीजिए आजकल सभी प्रोफेशनल लीग्स के अंदर वीकेंड्स के ऊपर मैचेस होते हैं, शनिवार रविवार को एक मैच खेला जाता है। तो हफ्ते के 5 दिन 6 दिन आपने प्रैक्टिस करी, लेकिन वो 7वें दिन जो आपका मैच होने जाना है, दैट्स डिजर्व्स, वो मैटर करता है कि आपने कितना अपनी टीम के अंदर पुटअप किया है, कितनी जान झोंकी है। तो उस मैच से पहले के 24 घंटे एक कोच के लिए बड़े क्रूशियल हो जाते हैं। और वो क्रूशियल मोमेंट्स कब से डिसाइड होते हैं? वो क्रूशियल मैचेस या मोमेंट्स तब से डिसाइड होते हैं जब मैच शुरू होना है, उससे 24 घंटे पहले से एक कोच ये प्लान शुरू कर देता है कि मुझे अब क्या करना है और टीम को क्या कराना है। तो ध्यान दीजिएगा, इन्हीं टॉपिक्स के साथ हम आज के इस विषय वस्तु को शुरू कर रहे हैं। एक कोच टीम के मैच से 24 घंटे पहले क्या करता है? देखिए, सबसे पहले उसके दिमाग के अंदर जो बात आती है, अगर टीम गेम है तो टीम को किस फॉर्मुलेशन से खिलाना है। चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे कबड्डी का हो, चाहे बास्केटबॉल का हो, टीम को किस फॉर्मुलेशन से खिलाना है, खिलाड़ियों की पोजीशनिंग क्या रहेगी, ये सबसे पहले उस कोच के दिमाग के अंदर ये चीज रहती है। मैच से प्रीवियस डे वो इवनिंग सेशन को बहुत इजी कर देता है, बहुत लाइट कर देता है, लेकिन 100% रिकवरी नहीं करता है। खिलाड़ी को कभी भी आपको साइकोलॉजिकली डिफीट नहीं खाने देना है। खिलाड़ी को कभी भी आपको ये महसूस नहीं होने देना है कि कल का मैच हमारे लिए बहुत इजी है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं कर देना है, इतना ज़्यादा बर्डन भी नहीं कर देना है कि वो साइकोलॉजिकली दबाव में आ जाए। आज की डेट के अंदर मैचेस जितना फिजिकली खेले जाते हैं उतना साइकोलॉजिकली खेले जाते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसलिए ये कहा गया है कि किसी भी खिलाड़ी ने अगर मन से हार मान ली तो मैच नहीं जीत पाएंगे। तो जब कोच ने फॉर्मुलेशन टीम की डिसाइड कर ली तो मैच से एक दिन पहले उसको सभी खिलाड़ियों को अपने साथ लेकर बैठना है और उसे ये आइडेंटिफाई नहीं होने देना
कि फर्स्ट जो टीम खेलने वाली है, अगर वॉलीबॉल है तो 6 खिलाड़ी, कबड्डी है तो 7 खिलाड़ी, फुटबॉल हॉकी है तो 11 खिलाड़ी, कौन खेलेंगे? उसे एक्स्ट्रा खिलाड़ियों को भी ये महसूस नहीं होने देना कि आप लोग कल प्लेइंग के अंदर नहीं है, ये मेन 11 है। मैच की प्रीवियस इवनिंग तक आपको ये शो करना है कि होल टीम के अंदर एक यूनिटी है, सभी टीम के खिलाड़ी एकजुट हैं और प्रत्येक खिलाड़ी को आपको कल के लिए एक टास्क निर्धारित करना है। यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट। प्रत्येक खिलाड़ी को ये आभास ही नहीं होने देना कि कौन खेलेगा कौन नहीं। प्रत्येक खिलाड़ी को ये लगे कि टुमारो, कल जो आने वाला है, दैट डे इज माई डे, वो मेरा दिन है और मैं कल उसके अंदर एक बहुत अहम योगदान प्ले करूंगा। हर खिलाड़ी के अंदर साइकोलॉजिकली वो इतना बूस्टअप हो जाए कि वो लोग इसी इम्यूनाइजेशन के अंदर लगे रहें, इसी चीज को सोचते रहें कि कल का दिन मेरा है और आई हैव टू डू माई बेस्ट। जब भी कोच ने यह निर्धारित कर लिया कि टीम का फॉर्मुलेशन या टीम की पद्धति क्या होगी और उसने इवनिंग सेशन में सभी खिलाड़ियों को माइंड सेटअप कर दिया कि व्हाट शुड यू हैव टू डू, आप लोगों का कल का टास्क क्या होगा, आप लोगों को कल क्या करना होगा। अब उसने सभी खिलाड़ियों को डिस्पास कर दिया ये कहकर, हैव ए ग्रेट नाइट, जाइए आराम कीजिए और अपनी रात को बढ़िया बनाइए, फोकस ऑन टुमारो, कल के दिन के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित रखिए। ध्यान दीजिएगा, टिल दिस मोमेंट एक भी खिलाड़ी को यह पता नहीं है कि टीम के अंदर मेन 11 में या मेन प्लेइंग में कौन है और सब्स्टिट्यूट्स कौन है। बेटर कोच वही होता है जो प्रत्येक खिलाड़ी के अंदर यह आभास कराए रखे कि यू आर द माई की प्लेयर। हर खिलाड़ी ये समझे कि मैं इस कोच के लिए कल अपना 100% देने जा रहा हूं। और कोच वही है जो कल के दिन ये आभास भी ना होने दे कि क्यों नहीं तुम्हें मौका नहीं दिया गया। यही एक अच्छे कोच का सिद्धांत कहलाता है। जब सभी खिलाड़ी कमरे के अंदर चले गए, एक अच्छा आराम करने चले गए, अब उस कोच का रोल प्ले शुरू होता है। उस कोच को अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, कोई भाई भतीजावाद नहीं। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सर्वश्रेष्ठ। एक कोच की परफॉर्मेंस उसी की टीम से जुड़ी होती है। अगर उसकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कोच अच्छा है। अगर उसकी टीम गर्त में जा रही है, कोच बेकार है। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मैचों में आपने देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े, मैं नाम लेता हूं डिएगो मैराडोना, वर्ल्ड का सर्वकालिक फुटबॉल प्लेयर रहा है, लेकिन जब उसे अर्जेंटीना टीम की जिम्मेदारी दी गई, लोगों ने उम्मीद लगाई कि अर्जेंटीना की टीम वर्ल्ड कप फाइनल्स को खेलेगी। बट एक दुर्भाग्य रहा कि अर्जेंटीना फाइनल्स नहीं खेल पाई और अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाई। ये एक अच्छी बात है और कहा गया है अच्छे लेखकों द्वारा, ऑथर्स के द्वारा, कि यह कोई गारंटी नहीं है कि एक अच्छा खिलाड़ी सदैव अच्छा कोच बने, और यह भी कोई गारंटी नहीं है कि एक सर्वश्रेष्ठ कोच अपने जमाने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा हो। कोचिंग एक पेडागोगिकल सब्जेक्ट है, कोचिंग एक शिक्षण का विषय है। इसके अंदर एक खिलाड़ी को उतना ही खेलना आना चाहिए जितना खेल उसे परफेक्शन की तरफ ले जाता है। कोच को अपने समय का एलीट खिलाड़ी होना कोई अति आवश्यक नहीं है, लेकिन कोच को कोचिंग के दौरान अपना कोच का एलीट परफॉर्मेंस शो करना, दैट्स द मेजर थिंग, वो सबसे बड़ी चीज है। इन दोनों चीजों को आप समझिएगा। एक अच्छा खिलाड़ी अच्छा कोच हो कोई गारंटी नहीं है, एक अच्छा कोच अच्छा खिलाड़ी रहा हो कोई गारंटी नहीं है। दोनों का कार्य अलग अलग है। जब उस खिलाड़ी का एलिट पीरियड था 30 35 40 की उम्र तक, ही गिव्स हिज बेस्ट, और एक कोच का जब समय आया, अगर हो सकता है वो अच्छा खिलाड़ी ना हो, लेकिन जब उसने अपनी जान झोंकी तो उसने अपने आप को विश्व के सर्वश्रेष्ठ कोचों के अंदर से एक शो कर गया। मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं टॉपिक से नहीं हटता, लेकिन मैं प्रैक्टिकली आपको बहुत सारे नाम लूंगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड कोचेस का सब लोगों को नाम याद होगा, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ फुटबॉल से जुड़े हुए नहीं है, इसलिए हम लोग पर्टिकुलर गेम के ऊपर ना जाकर आज की जो क्लास है उसके ऊपर पुनः लौट कर आते हैं। तो जब कोच ने सर्वश्रेष्ठ टीम के चयन का आधार बना लिया, तो पहला की पॉइंट भाई भतीजावाद दिमाग से निकाल देना है। अगर आप अपनी उन्नति चाहते हैं, किसकी? कोच की। द सेकंड थिंग, आपकी टीम का सिलेक्शन ऐसा ना हो जो टीम में फूट डाल दे। देखिए, प्रत्येक टीम के अंदर गुटबाजी होती है और उच्च स्तर पर तो ये होती ही होती है। एक कोच को वेरी फर्स्ट डे इस चीज को आंक लेना चाहिए कि टीम के अंदर कितने गुट हैं और क्यों बने हुए हैं। उन गुटों को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। जब मैं बात करूं इस चीज का कि ये हमारे ग्राउंड लेवल के ऊपर तो संभव हो पाता है, लेकिन एलीट लेवल के ऊपर जहां
खिलाड़ी जो होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, तो उनका एक ईगो हर्ट होता है, वो कोच के बराबर ही दर्जा रखते हैं, तो वो चाहते नहीं है कि इस चीज़ के अंदर कोच की दखलंदाजी हो। चूंकि प्रोफेशनलिज्म का ये ज़माना है, एम्योरिटिज्म रहा नहीं है, कोचेज भी ये चाहते हैं कि मैं इस टीम को मेरे पास जो आई है उससे 100% लूँ और 100% देने के बाद उसको कहीं भी ऐसे अपना 100% देने के लिए पुट कर दूँ। तो कोच को ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ आदर्शों को स्थापित करके वो इतनी भी आदर्श ना लगा दे कि टीम के अंदर फूट पड़ जाए। उसकी टीम के चयन का आधार टीम में फूट डालने वाला ना हो। उसे ये की पॉइंट याद रखना है कि प्रैक्टिस में जिसने बेस्ट किया है, प्रैक्टिस में जिसने बेस्ट दिया है, वो टीम में सिलेक्शन का सबसे पहले हकदार है। लेकिन एक वर्ड आता है जिसे कहा जाता है मैच टेम्परामेंट। कई बार ऐसा होता है कि कुछ खिलाड़ी प्रैक्टिस के अंदर तो अपना 100% से ज़्यादा दे पा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैचों में जब वो स्पेक्टेटर्स के सामने उतरते हैं, लाखों भीड़ के सामने उतरते हैं, तो उनका मैच टेम्परामेंट कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल कोर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोच इतना रिजिड हो जाए कि इस खिलाड़ी ने प्रैक्टिस में सब कुछ अच्छा किया है और मुझे इसको खिलाना ही खिलाना है। कई बार सीनियर खिलाड़ी की ये राय होती है कि सर इस कंडीशन के अंदर ये प्लेयर भी बेस्ट रहेगा, तो कोच का ये दायित्व बनता है कि वो सीनियर खिलाड़ी की राय को सर्वमान्य देते हुए, रेस्पेक्ट देते हुए अपने साथ लेकर चले। फिर भी सीनियर खिलाड़ी को इतना भी नहीं करना कि वो ये कहे कि जो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा। वन थिंग यू शुड हैव टू रिमेंबर, परफॉर्मेंस इज द लास्ट कीवर्ड। अगर उसके कहने से वो खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, दोबारा उस खिलाड़ी को किसी भी कीमत पर चांस नहीं दिया जाना चाहिए। हो सकता है एक बार आपकी चली कि प्रैक्टिस में जो बेस्ट कर रहा है आई हैव टू गिव चांस, अगली बार सीनियर खिलाड़ी की चली कि सर ये मैच टेम्परामेंट रखता है, लेकिन दोनों खिलाड़ी अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हित को, आप उसके हित को, दोनों को साइड में रख दें और उसी खिलाड़ी को टीम के अंदर स्थान दें जो कि परफॉर्म कर पा रहा है। अल्टीमेटली रिजल्ट डिक्लेयर्ड दैट यू आर ए गुड कोच और ए बेटर कोच, हो या नहीं हो। तो परफॉर्मेंस का कीवर्ड है आपका रिजल्ट, जीत और हार। हमें यह भी ध्यान रखना है, कई बार हमारे पास एक ऐसा आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी होता है जो मैच का पासा पलटने की क्षमता रखता है, लेकिन कई बार विपरीत परिस्थितियों में, कई टफ मैचेस के अंदर कई बार ऐसा होता है कि डे बाय डे मैच लगातार चलते हैं और हम लोग प्रॉपर रिकवरी नहीं कर पाते हैं, 48 घंटे का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता है, मसल सोरनेस की एक कंडीशन आ जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है। अब कोच ये सोचता है कि ये इंजर्ड खिलाड़ी है लेकिन मेरी टीम का सबसे बड़ा की फैक्टर है और वो प्रयास करता है कि उसे टीम में रखूं। भूल कर भी आप उस खिलाड़ी के फ्यूचर को एबोलिश नहीं कर सकते। उस खिलाड़ी को आप अपने एक मैच की दाव पर, अपने एक मैच की कीमत पर उस खिलाड़ी का भविष्य दाव पर नहीं लगा सकते। जो खिलाड़ी इंजर्ड है ही शुड बी रिमेन लेफ्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेइंग मेंबर्स। जो भी आपका इंजर्ड खिलाड़ी है उसे बाहर ही रखना है। सबसे ज़रूरी चीज़, चल गई तो तीर, नहीं तो तुक्का। कई बार बहुत ही नौसिखिया टीमें भी ऐसा मैच टेम्परामेंट अपने अंदर, यहाँ एक विन टू विन ईगर लेकर चलती है, जिसे जीतना है तो जीतना है, किसी भी कीमत पर जीतना है कहा जाता है, और वो टीम बड़ी से बड़ी टीम को पटकनी खिला देती है। ऐसा विनिंग कॉम्बिनेशन कभी नहीं तोड़ना। जहां तक वो विनिंग कॉम्बिनेशन चल रहा है, लेट हिम डू, लेट हिम डू, लेट हिम डू, उसे अपना करने दीजिए। जब हमने एक बेटर टीम का सिलेक्शन कर लिया, एक कोच ने सर्वश्रेष्ठ टीम का चयन कर लिया है, ध्यान दीजिएगा, टीम अभी तक कोच के दिमाग के अंदर है, उसने उसे आउट नहीं किया है। किसी भी स्थिति के अंदर किसी भी खिलाड़ी को यह पता नहीं लगना चाहिए कि कोच ने किस टीम का सिलेक्शन किया है। अब कोच के मन में जब उसने टीम का सिलेक्शन कर लिया है, फर्स्ट 11 आ गई है, तो दो चीजें और उसके दिमाग के अंदर रखनी है। उच्च स्तरीय मैच कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हो सकता, किसी प्रोफेशनल लीग का मैच भी हो सकता है। प्रोफेशनल लीग्स के अंदर एक तकनीकी शब्द चलता है होम एंड अवे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इन दो शब्दों को समझिएगा, होम एंड अवे। प्रत्येक क्लब का एक अपना स्वयं का घरेलू मैदान होता है, जिस मैदान के ऊपर वो प्रैक्टिस करता है और वहीं मैचेस करता है। सेम ऐसे कैसे दूसरी टीम का भी उसका घर का मैदान होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्लब मैचेस के अंदर ये एक नियम चलता है कि जब मेरा क्लब, मेरी टीम अपने मैदान पर खेल रही है,
तो मैं अगर उस मैच को जीतता हूं तो मुझे सामान्य पद्धति से अंक दिए जाएंगे। लेकिन अगर मैं यही टीम विरोधी के घर में जाकर जीतता हूं तो मुझे दोगुने अंक दिए जाएंगे। तो कोच ने जब टीम का सिलेक्शन किया है तो उसके मन में ये भी ख्याल होना चाहिए। बहुत से खिलाड़ी ये चीज़ जानते हैं कि मैं या अच्छा एक वो खिलाड़ी अपने घर के घरेलू दर्शकों के सामने 2 गुना 3 गुना 4 गुना परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कई खिलाड़ी विरोधी टीम के गढ़ में जाकर साइकोलॉजिकली डिप्रेस हो जाते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। जब कोच ने ये चीज़ ध्यान रखी, एक तकनीकी शब्द और आता है, बेंच स्ट्रेंथ। बेंच का मतलब बाहर, मैदान के बाहर जो टेबल लगी हुई है। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। अब ये बाहर मैदान के कौन सी टेबल लगी हुई है? वो टेबल जिसमें टीम के अतिरिक्त खिलाड़ी खेलते हैं, सॉरी बैठते हैं। एक टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन उसकी बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर निर्भर करता है। जिस कोच के पास अंदर खेलने वाले खिलाड़ियों की टक्कर के ही खिलाड़ी बाहर बेंच के ऊपर बैठे हैं, उस कोच की टीम कभी भी किसी भी विपरीत विकट परिस्थितियों से बाहर निकलकर आ सकती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ टीम वो जिसके अंदर खेलने वाले खिलाड़ियों की टक्कर के खिलाड़ी बाहर अतिरिक्त खिलाड़ी के रूप में बैठे हो, वही टीम सर्वश्रेष्ठ का दर्जा रखती है। और प्रैक्टिस का कायदा भी यही होना चाहिए। जैसा कि हमने प्रीवियस इवनिंग जो हम बात कर रहे हैं, किसी भी खिलाड़ी को यह एहसास नहीं होने दिया कि आप सब्स्टिट्यूट हैं और आप प्लेइंग के अंदर है। टीम वही विन करती है जिसकी बेंच स्ट्रेंथ बेटर है। बेंच स्ट्रेंथ बेटर होने का फायदा क्या होता है? कोच तो साइकोलॉजिकली इस चीज से रिलीज हो जाता है कि मेरे किसी भी खिलाड़ी को इंजर्ड होगा तो उसकी जगह कौन लेगा। साथ ही साथ अंदर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उनके मन के अंदर सदैव ये चीज एक लगी रहेगी जिसे पॉजिटिव कोर कहा जाता है, सकारात्मक पद्धति कहा जाता है कि अगर मैंने बेटर परफॉर्म नहीं किया, किसी भी क्षण कोच मुझे सब्स्टिट्यूट कर सकता है, क्योंकि उसके पास मेरे ही बराबर के टक्कर का खिलाड़ी बाहर बेंच पर बैठा हुआ है। मैच डे बड़ा क्रूशियल डे होता है। वह दिन न केवल कोच के ऊपर अपितु खिलाड़ियों के ऊपर भी जबरदस्त तनाव वाला दिन होता है कि व्हाट वी कैन डू। अब देखिए, क्रिकेट को छोड़कर लगभग सभी खेल ऐसे हैं जिनकी समय अवधि 1 घंटा 2 घंटा के अंदर अंदर लगभग समाप्त हो जाती है। कुछ 1 घंटे के अंदर समाप्त हो जाते हैं, कुछ 2 घंटे के अंदर। तो क्रिकेट को छोड़कर अन्य सभी गेमों की प्लानिंग किस तरह से होगी? क्रिकेट में भी लगभग यही चीज चलेगी। क्रिकेट के अंदर भी कोच को यही चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी एक टीम गेम है। अब जिस दिन आपका मैच डे आता है, किसी भी तरह की हसल या बसल खिलाड़ियों में नहीं होनी चाहिए। उनकी मॉर्निंग सेशन से आपका किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस उनके पास नहीं होना चाहिए। उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि कोई भी कोई भी आई मुझे 24 घंटे वॉच कर रही है। लेकिन एक शेड्यूल्ड उनके पास निर्धारित होना चाहिए कि प्रातः इतने बजे से लेके इतने बजे तक यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, और इतने बजे आपकी मीटिंग है, टीम मीटिंग। ये चीज खिलाड़ी को मॉर्निंग के अंदर ही स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरे आज के दिन के इतने बजे से इतने बजे तक यह कार्य है और इतने बजे टीम मीटिंग होने जा रही है, और उस टीम मीटिंग से पहले मुझे 100% फुलफिलमेंट होकर जाना है। ध्यान दीजिएगा, खिलाड़ी को यह पता होना चाहिए टीम मीटिंग का मतलब होता है विद 100% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। टीम मीटिंग का मतलब है होल टीम मेंबर्स। वो कोई फर्स्ट 11 या रेस्ट ऑफ 11 प्लेइंग मेंबर्स की मीटिंग नहीं है। टीम मीटिंग का मतलब है सभी खिलाड़ी। अब वर्ल्ड कप जैसे स्तर पर बहुत से, जैसे मान लीजिए आपकी स्क्वाड 11 जो है फर्स्ट प्लेइंग मेंबर्स हैं, उसके बाद सब्स्टिट्यूट मेंबर 5 या 8 हैं, लेकिन उसके अलावा भी आप फर्स्ट 11 के अलावा भी 11-12 प्लेयर्स और ले जा सकते हैं। 23, 24, 25 तक आपकी स्क्वाड हो सकती है। टीम मीटिंग का मतलब है कि मैच डे पर सभी खिलाड़ियों की टीम मीटिंग है, और वो टीम मीटिंग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ शुरू होनी चाहिए, एक ऑप्टिमिस्टिक स्टेटमेंट के साथ शुरू होनी चाहिए। खिलाड़ी का नजरिया भी आदर्शवादिता, सकारात्मक रहना चाहिए, तभी हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे।
मैच डे आ गया है। आज कोच का रोल एक कोच के रूप में ना होकर एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मोटिवेटर के रूप में और एक टीम लीडर के रूप में होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके किसी भी कृत्य से खिलाड़ी के मन में आपके प्रति कैसी भी शंका पैदा ना हो जाए, खिलाड़ी आपके प्रति एक सकारात्मक सोच रखे। तो इसी के लिए आपको समस्त टीम की एक मीटिंग कॉल करनी है और वह मीटिंग ड्रेसिंग रूम में होनी चाहिए, किसी मैच में ना हो, किसी ओपन स्थान में ना हो। ध्यान दीजिएगा, एलीट मैचेस के अंदर, अच्छे मैचेस के अंदर आपको बाकायदा ड्रेसिंग रूम अवेलेबल कराया जाता है, समस्त खिलाड़ी वहां पर आए। अब मैच से 75 मिनट्स पहले सभी खिलाड़ी खिलाड़ी ध्यान दीजिएगा, अपना समस्त किट वगैरह लेकर आएंगे। आपको उनसे कैजुअली जाकर मिलना है, आपको एज ए ऑफिशियल नहीं मिलना, आपको आधिकारिक कोच के रूप में नहीं मिलना, आपको उनसे बतौर दोस्त, बतौर मोटिवेटर, बतौर पथ प्रदर्शक, बतौर एज ए लीडर मिलना है। उनको ये लगना चाहिए कि आप उनकी टीम का पार्ट तो हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद की छत्र छाया उनके ऊपर है। आप उनका पार्ट तो हैं, लेकिन आप ग्राउंड के अंदर नहीं है, आप ग्राउंड के बाहर है। इसलिए टीम से 75 मिनट पहले की मुलाकात आपकी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस वक्त आप आधिकारिक रूप से उनसे एज ए कोच ना मिले, आप कैजुअल यूनिफॉर्म में जाएं, आप स्लीपर्स पहन के जाएं। सबसे पहले आप प्रत्येक खिलाड़ी से अप्रोच करें, उनसे हैंडशेक करें, उन्हें शाबाशी दें, उनसे किसी भी छोटी मोटी चीज के ऊपर गपशप करें, गॉसिप करें, ज्यादा लंबी ना करें, 5 7 10 सेकंड की करें, ताकि खिलाड़ी के मन में आपके प्रति एक अगाध श्रद्धा, एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ निश्चय पैदा हो जाए। देन उसके बाद आपको हर खिलाड़ी से लास्ट में ये जरूर कहना है, जब आप उसको पर्टिकुलर अप्रोच कर दे, आर यू ओके, आर यू ओके, ताकि हर खिलाड़ी के मन में आपके प्रति एक दृढ़ विश्वास पैदा हो जाए और उनको ये लगे कि दैट्स द पर्सन हु स्टैंडिंग आउटसाइड ऑफ द प्लेग्राउंड आर आवर रोल मॉडल। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करनी है। की फैक्टर याद रखना है, अभी तक आपको टीम अनाउंस नहीं करनी है और नहीं आपको ये पता लगने देना है कि हु इज द टीम मेंबर इनसाइड ऑन द ग्राउंड और आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड। सभी को ये लगना चाहिए कि वी आर एज ए टीम। यह प्रक्रम 2 से 3 मिनट का होता है। प्रत्येक खिलाड़ी को 5 7 10 सेकंड से ज्यादा नहीं देने हैं। इसके बाद कोच अपने रूम में चला जाता है, वो ऑफिशियली अपना ड्रेस कोड पहनता है। इस काम में 5 से 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगाना चाहिए और मैच शुरू होने से 1 घंटा पहले वह पुनः ड्रेसिंग रूम में लौट कर आता है। इस 15 मिनट के ब्रेक के दौरान समस्त खिलाड़ियों को कंप्लीट ड्रेसअप हो जाना चाहिए। दोज हु आर प्लेइंग और नॉट प्लेइंग, सभी को कंप्लीट ड्रेसअप हो जाना चाहिए। अब टीम का आधिकारिक स्ट्रक्चर शुरू हो गया है। 60 मिनट से पहले जब कोच अपनी ऑफिशियल ड्रेस कोड में आता है, तब खिलाड़ियों की ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि उसे खड़ा होकर सम्मान दे। सारे खिलाड़ियों ने जब रेस्पेक्ट पूर्वक, सम्मान पूर्वक उसे अभिवादन किया, तो कोच 60 मिनट पहले टीम की घोषणा करता है। ध्यान दीजिएगा, टीम उसने कल शाम को ही बना ली थी, फाइनल कर ली थी, लेकिन लास्ट मोमेंट तक इसलिए टीम डिक्लेयर करने से बचना चाहिए कि समय से पहले डिक्लेयर की गई टीम कई बार आपसी फूट का कारण बनती है। समय से पहले डिक्लेयर की गई टीम कई बार खिलाड़ियों को अति अवसरवादी और अनावश्यक दबाव में ला देती है। समय से पहले डिक्लेयर की गई टीम वर्तमान परिस्थितियों के अंदर सौदेबाजी को बढ़ावा देती है। इसलिए वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एलिट स्तर पर यही एक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर चलता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप इसी का फॉलोअप करें और ये हमें मानना ही मानना है, ये आपकी इच्छा है, लेकिन अच्छे स्तर पर इसी प्रक्रम को अपनाया जाता है। जब टीम अनाउंस कर दी गई है, कोच के मन में वो पहले ही था, इवनिंग में टाइम उसने इसलिए लिया था, और एक बड़ी बात कि कोई कैजुअलिटी ना हो जाए, इसलिए मैच से 1 घंटा पहले ही टीम को तैयार किया जाता है और टीम को अनाउंस किया जाता है। साथ ही टीम के खिलाड़ियों का बूस्टअप मॉरल बूस्टअप रहे और उनको ये पता ना लगे कि मैं टीम में नहीं हूं तो मेरा क्या रोल है, सो मैं क्या करूंगा। देखिए, फिर वही बात आती है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। उसे साइकोलॉजिकली डिप्रेस होने ही नहीं देना, बस ये ध्यान रखना है। तो जब उसे पता लग गया कि हाँ सभी लोग टीम में आ सकते हैं, तो वो 100% देने का प्रयास करेगा।
अब खिलाड़ी 60 मिनट पहले जो टीम अनाउंस कोच कर दी है, उसने जो भी फर्स्ट 6, फर्स्ट 7 या फर्स्ट 11 है ये कर दी है, तो बड़ा जिम्मेदारी का काम हो जाता है। कोच को ये ध्यान रखना है, टीम की अनाउंसमेंट सदैव चीफ कोच को ही करनी चाहिए। टीम का अनाउंसमेंट करते वक्त चीफ कोच को कभी भी अकेले नहीं आना चाहिए, उसका असिस्ट कोच, सहायक कोच उसके साथ होना चाहिए। टीम कैप्टन की मौजूदगी अनिवार्य रहनी चाहिए और टीम की घोषणा सदैव कोच को ही करनी चाहिए। यह कोच का विशेषाधिकार होता है, अन्यथा वह टीम के ऊपर से अपनी संप्रभुता, अपना अधिकार खो सकता है। टीम की घोषणा सदैव कोच को ही करनी चाहिए, इस चीज को आपको अनिवार्यतः रखना है। जैसे ही टीम की घोषणा होती है, जो लोग प्लेइंग में होते हैं उनके मन के अंदर एक चार्म आता है। जो लोग ये सोच रहे थे कि मैं टीम का पार्ट होऊंगा, लेकिन अचानक से उनको लगता है कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ टीम, उनको थोड़ा सा झटका लगता है। इस स्थिति को टैकल करना हर कोच को आना चाहिए। इसीलिए प्रत्येक कोच को साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, खेल मनोविज्ञान का ज्ञान अति आवश्यक है। कोच वही सफल है जिसके पास शब्दों की एक वोकैबुलरी बहुत लार्ज है, उसके पास प्रत्येक स्थिति को टैकल करने के लिए सिचुएशंस हैं, कहीं प्यार से, कहीं डांट से, कहीं फटकार से, लेकिन मैच से पहले एक ही अल्टीमेटली उद्देश्य होना चाहिए, पॉजिटिविटी। तो टीम सदैव बेटर रिजल्ट देगी। जब एक बार टीम अनाउंस हो जाती है तो कई बार ऐसा होता है कि पिछले मैच में किसी व्यक्ति विशेष खिलाड़ी को खिलाया गया है, लेकिन इस मैच में उसे अवसर नहीं दिया गया। जब कोच ने टीम अनाउंस कर दी है तो जिस व्यक्ति को, जिस खिलाड़ी को पिछले मैच में खिलाया गया था और इस मैच में अवसर नहीं दिया गया था, यह उस खिलाड़ी का मूलभूत अधिकार बनता है, फंडामेंटल राइट, कि वह कोच से सभ्य भाषा के अंदर एक क्वेरी या एक प्रश्न पूछ सके कि उसे इस मैच में क्यों नहीं खिलाया गया। ऐसी स्थितियों को या ऐसी परिस्थितियों का जवाब देने के लिए एक कोच को मनोवैज्ञानिक तरीके का पालन करना आना चाहिए। उसकी भाषा में सौम्यता, उसके व्यवहार में सरलता और उसकी प्रेजेंटेशन के तरीके के अंदर सुलभता होनी चाहिए, जिससे खिलाड़ी का विश्वास उसके अंदर बरकरार रहे और वह यह बता सके कि देश काल समय की परिस्थिति के अनुसार इस मैच के अंदर जिस टीम का, जिस प्लेइंग मेंबर्स का चयन किया गया है, वो इन परिस्थितियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ उतरते हैं, इसलिए आज के मैच में इनको अवसर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि तुम इनसे कमतर हो, लेकिन तुम जिन परिस्थितियों के अनुसार खेल सकते हो वो परिस्थितियां आज के मैच के अनुकूल नहीं है, ताकि खिलाड़ी मानसिक रूप से अपने आप को ये संतुष्ट कर पाए कि आई एम द ऑल्सो पार्ट ऑफ टीम, आई एम ऑल्सो इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द टीम, बट टुडे टीम डिजायर्ड सम डिफरेंट थिंग्स। टीम की आज कुछ विपरीत आवश्यकताएं हैं जिनके ऊपर मैं खरा नहीं उतरता, और अल्टीमेटली कोच का एक ही मोटिव संपूर्ण टीम के प्रति होना चाहिए। उसे प्रत्येक टीम के अंदर एक ही आभास करा देना चाहिए कि विन टू विन ईगर प्रत्येक खिलाड़ी के अंदर होनी चाहिए। जीतना है तो जीतना है किसी भी कीमत पर, उसके लिए चाहे टीम में मैं खेलूं या ये खेले या वो खेले, अल्टीमेटली वी हैव टू विन द मैच। और यह तभी सफल होगा जब सभी खिलाड़ी सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। अब केवल वही खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम के अंदर रहेंगे जो कि आने वाले मैच का प्लेइंग मेंबर होगा, जो कि उस टीम के अंदर एज ए प्लेइंग मेंबर खेलेगा। बाकी सभी लोग गैलरी से उठकर चले जाएंगे। अब कोच उन सभी खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक कहेगा, डू योर बेस्ट कहेगा और उनसे ये कहेगा कि आज का आने वाला मैच आपका इंतजार कर रहा है, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ करना है। अभी तक कोच गेम प्लान को डिस्क्लोज नहीं करेगा, अभी कोच ये नहीं बताएगा कि प्रत्येक खिलाड़ी की क्या स्थिति है, कैसे खेलना है। कोच अब खिलाड़ियों को कहेगा कि आप वार्म अप के लिए मैदान में या अगर अलग से वार्म अप एरेना है तो वहां जा सकते हैं। सभी खिलाड़ी वार्म अप के लिए जाएंगे और जब खिलाड़ी वार्म अप करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या उच्च स्तरीय मैचों में कोई भी खिलाड़ी ग्रुप वार्म अप करना पसंद नहीं करता है।
सभी लोग इंडिविजुअल वार्म अप चाहते हैं। दे आर मोर मैच्योर, वो इतने मैचेस खेल चुके होते हैं कि वो फिजिकल वार्म अप के अलावा साइकोलॉजिकल वार्म अप को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो फिजियोलॉजिकल वार्म अप को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, वो मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो उन्हें ये पता होता है कि हमें किस तरह से बूस्टअप या नेक्स्ट मैच के लिए प्रिपेयर होना है। इस वक्त कोच की ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि वार्म अप के समय में अधिकतम या प्राय सभी जगह 15 से 25 मिनट का, मैं बात करूं एक आदर्श 20 मिनट्स का वार्म अप होता है। इस दौरान कोच को किसी भी खिलाड़ी को किसी भी सूरत में इंटरफेयर या टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि वो केवल उन्हें विजुलाइज करता रहे, देखता रहे और मौखिक संवाद ना करे।